ओम सभी को महिला पतंजलि योग समिति द्वारका की निशुल्क कक्षा में आप सबका स्वागत है। विशेष स्वागत डॉक्टर शिल्पा तनेजा मित्तल जी का। आज आपने जो विषय ले रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है। वरिष्ठ नागरिक आंखों की देखभाल किस प्रकार से करें। बहुत ही अच्छा और महत्वपूर्ण विषय है और आज के समय में वरिष्ठ नागरिकों को समस्या भी काफी रहती है। तो आप विस्तार से इस विषय में बताएंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत। साथ ही स्वागत आदरणीय शांता तनेजा दीदी का। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। और मैं अनिल जोशी जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि डॉक्टर साहब का परिचय हम सबको कराएं। वैसे तो हम सब में से काफी लोग जानते हैं उनको बहुत अच्छे से, पहले भी हमारी क्लास में आ चुके हैं और काफी लोग सुन चुके हैं उनके, और उनकी डिमांड भी थी कि आपको दोबारा से बुलाया जाए। जी, अनिल जोशी जी। जी धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर शिल्पा तनेजा मित्तल जी और आदरणीय शांता जी भी, जिनके माध्यम से डॉक्टर शिल्पा जी से का समय इस समूह को मिला। आप जैसा कि बताया है कि जो वरिष्ठ नागरिक हैं, अभी किसी से भी मिलेंगे तो ये कि उनकी आंखों की क्षमताएं कम हो रही हैं, कैटरेक्ट का ऑपरेशन होने वाला है या हो गया है, या उसके बाद की देखभाल कैसे करें। तो ये एक और कई लोगों का तो रेटिना की भी समस्या आ जाती है कि देखने की वो कम हो गई है, गंभीर बीमारियों में भी फंस जाते हैं। तो ऐसे में हम सब लोगों का बड़ा अनुरोध था, और पहले भी डॉक्टर शिल्पा तनेजा जी हमारे बीच में उनका व्याख्यान हुआ था, लोगों को बड़ा लाभ हुआ। अभी थोड़े दिन पहले उनके पति भी जो कैंसर स्पेशलिस्ट हैं वो भी हमारे बीच में आए थे, उन्होंने भी समय निकाला, सब लोगों को बड़ा लाभ हुआ। तो आप सीनियर आई सर्जन हैं और फेशियल प्लास्टिक सर्जन भी हैं आजकल। प्लास्टिक सर्जन, चेहरे की भी बड़ी समस्याएं लोगों को होती हैं। आप एमबीबीएस हैं, एमएस हैं, FICO और MNAMS, ये आपकी डिग्रीज हैं। ये तो एकेडमिक डिग्री है, परंतु सामाजिकता में आदरणीय शांता जी की तरह ही आप सदा समय देने के लिए प्रस्तुत रहती हैं। पहले भी हमारे बीच में आई और सब लोगों को बड़ा लाभ हुआ। तो मैं एक बार पुनः आपसे अनुरोध करता हूं कि आप कृपया अपना व्याख्यान दें, उसके बाद कुछ प्रश्नोत्तर होंगे तो सब लोग जो साधक हैं वो कर सकेंगे। डॉक्टर शिल्पा तनेजा। नमस्कार। आप सभी को सुप्रभात। मुझे आप सभी से जुड़ के बहुत अच्छा लग रहा है। फिर से आप सभी मान्यगण मुझे ये मौका देते हैं हर बार, ये मेरे लिए भी बहुत ज्यादा लाभकारी होता है। तो आंखों की देखभाल कैसे की जाए, ये पंसर ने शुरू कर दिया है थोड़ा सा समझाना। उन्होंने अपना एंड ऐसा किया है, ही हैज पेव्ड अ वे फॉर माई सेल्फ अभी के लिए। तो मैं आज सबसे पहले आप सभी से बात करना चाहूंगी कि कौन कौन सी शारीरिक बीमारियां हैं जो हमारी आंखों पे बहुत ज्यादा प्रभाव डालती हैं। ये सभी शारीरिक बीमारियां जिनको हम एक्चुअली योग द्वारा ही कंट्रोल में रख सकते हैं। ये बात सबको पता है, पर सिर्फ आई थिंक 10% लोग ही हैं जो सुबह उठ के योग करके उन सबको कंट्रोल में रख पाते हैं और उसी उसी वजह से अपनी आंखों को भी बचा पाते हैं उन सभी बीमारियों से। और यह इनमें से दो प्रमुख बीमारियां हैं, ब्लड प्रेशर और डायबिटीज, जो कि बहुत कॉमन बीमारियां हैं। अगर हम किसी से पूछें कि आपको ब्लड प्रेशर या डायबिटीज है, तो आजकल लोग ऐसा सोचते हैं कि ये तो होता ही है, तो हो ही सकता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए और ऐसा नहीं होता है। बहुत सारे लोग होते हैं जो 90 वर्ष की उम्र तक भी जीते हैं और उनको बीपी और शुगर की बीमारियां नहीं होती हैं। तो ये समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हमारा रक्तचाप अगर बढ़ा है, अगर हमारा बीपी बढ़ा हुआ है, तो हमें अपनी आंखों की देखभाल और ज्यादा करनी है। क्योंकि अगर बीपी बढ़ने से पर्दे पे असर आया, तो वह असर जो है हम कभी भी वापस नहीं ले जा सकते। एक बार जो डैमेज हो गया, एक बार जो पर्दा खराब हो गया, वो फिर से ठीक नहीं हो पाता है। उसको सिर्फ रोका जाता है। अगर आप में से किसी को थोड़ा एक्सपीरियंस रहा हो आपके आसपास वालों के साथ, तो लेजर किया जाता है पर्दे में।
उस डैमेज को रोकने के लिए, ताकि वह नलियां आगे और खराब नहीं हो। परंतु उसका उपचार बीपी कंट्रोल करना ही है। सिमिलरली ऐसे ही डायबिटीज, अगर शुगर की बीमारी है आपको, तो उसमें भी पर्दा डैमेज हो सकता है। और ये बीपी और शुगर दोनों में ही ये मेनली मैटर नहीं करता कि आपका बीपी और शुगर कितना हाई है, ये मेन बात है, पर कितने साल से है ये भी बहुत जरूरी बात है। अगर किसी को 15 या 20 साल से शुगर और बीपी की बीमारी है, तो पर्दे पे इफेक्ट आना कॉमन हो जाता है, ऐसा हो सकता है कि ऐसा हो जाए। तो इन दोनों शारीरिक बीमारियों से बचने के लिए हमें अपना बीपी और शुगर कंट्रोल करना है, और उसको एक लेवल के नीचे रखना है, ताकि वह बीमारियां हमें ना आए। यह बीमारी कि हमें अगर बीपी और शुगर है तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी आंख में कुछ तकलीफ हो गई है? इसकी 4 स्टेजेस होती हैं इन बीमारियों की। फर्स्ट स्टेज में हमें नहीं पता चल सकता कि हमारी आंख में तकलीफ शुरू हो गई है। तो हमें पहली स्टेज को जानने के लिए इम्पोर्टेंट ये है कि हम किसी भी आई स्पेशलिस्ट से साल में एक बार अपना चेकअप जरूर करवाएं। अगर हमें और बीपी और शुगर है तो हम आई स्पेशलिस्ट के पास जाएं और खुद से रेगुलर आई चेकअप कराएं, ताकि ग्रेड 1 लेवल पे ही हमें पता चल जाए कि ऐसी कोई बीमारी है और हम उसका ट्रीटमेंट कर पाए। आगे अगर किसी की बीमारी थोड़ी नेक्स्ट लेवल पे पहुंच गई है, तो उनको अपनी आंख के आगे कॉमनली थोड़े कोई काले धब्बे दिखना, ऐसा हो सकता है, क्योंकि आंख में बीपी बढ़ने की वजह से ब्लड आवाज कट रही वेसल, है। जो रक्त की नली है, वो आंख विद्यार्थी जी, वो साफ आंख में आवाज आ फट रही है, आप जाती है, इंटरनेट ठीक कर लें। और वो नली फटने से जो कालापन है वो हमें दिखने लग जाता है। दूसरा, हमें कोई भी चीज धुंधली दिखाई देना, या फिर किसी पिक्चर को अगर हम देख रहे हैं तो एक जगह बीच में से वो नहीं दिखना, वो चीज नहीं दिखना और बाकी सब दिखना, ऐसा सब होना अगर शुरू हो जाए, इसका मतलब ये है कि हमारे पर्दे में कुछ इफेक्ट आ चुका है बीपी और शुगर का, और हमें उसको जल्द से जल्द ठीक करवाना चाहिए। क्योंकि जैसे कि मैंने बताया, हम उसको रोक तो सकते हैं वहां पर उसको वापस नहीं ले जा सकते हैं। हम नॉर्मल पर्दा अपना वापस से नहीं कर सकते हैं, बहुत सारे केसेस में ऐसा ही है। तो जैसे आप सभी साधक योग में जुड़े रहते हैं, यह सबसे अच्छी लेवल ऑफ प्रिवेंशन है, फर्स्ट लेवल ऑफ प्रिवेंशन इस चीज का। बीपी और शुगर कंट्रोल रखें, और जिनको बीपी और शुगर है वह अपना बीपी और शुगर कंट्रोल करने के लिए सबसे कॉमन चीज पापड़ और अचार, ऐसी चीजों का सेवन ना करें, क्योंकि उनमें काफी ज्यादा मात्रा में नमक होता है, और नमक जैसे कि हमें पता है बीपी बहुत बढ़ाता है। और शुगर अपनी कंट्रोल रखें। जो लोग सोचते हैं कि हमने चावल नहीं खाए, रोटी नहीं खाई, हम तो सिर्फ फ्रूट्स ही खा रहे हैं, पर हमें ये भी पता है कि अंगूर जैसे जो फल हैं या फिर आम है, इनमें बहुत ज्यादा शुगर होती है, इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज्यादा होता है। तो वो ही फल खाएं जो हमें अलाउड हैं, और उनको बांट बांट के खाएं। कि ऐसे सोच लें कि दिन में सुबह के समय ये सेब खाना है, फिर हमें थोड़ा सा ही पपीता खाना है या अमरूद खाना है। ये सेब ये सारे फल काफी सेफ हैं। अगर हम डायबिटिक भी हैं तो हम इनको ले सकते हैं। और भी कुछ सिस्टमिक बीमारियां होती हैं जिनसे पर्दे में इफेक्ट आ सकता है। सबसे पहला असर पर्दे में इफेक्ट आने का, कम दिखना, धुंधला दिखना या काले धब्बे आना, ये ही होता है। अगर अब हम नेक्स्ट बात करते हैं सबसे कॉमन चीज की, वो है चश्मा। तो आजकल छोटे छोटे बच्चों को भी चश्मा लग जाता है। पहले भी लगता था, पर पहले 100 में से कोई 2 बच्चे दिखते थे जिनको चश्मा है, पर अब 100 में से कम 60 या 70 बच्चे आते हैं जिनको चश्मे की जरूरत पड़ती है। एंड वो भी 1.5 या 2 साल पे ही ऐसा शुरू हो जाता है। उसका सबसे जो कॉमन कॉज है, सबसे कॉमन कारण हम सबको पता है, वह आजकल मोबाइल फोन है। जैसे हम सभी की जिंदगी में मोबाइल फोन का प्रवेश हो चुका है,
और मोबाइल फोन के बिना 50% हमारी जिंदगी चल नहीं सकती है। उसी के कारण बच्चे जो पैदा हो रहे हैं वो हमें ये सब कुछ करते हुए देख रहे हैं, और उनकी जिंदगी में भी मोबाइल फोन का प्रवेश डे 1 से ही हो जाता है। और बहुत कॉमनली है कि छोटे छोटे बच्चों के हाथ में मोबाइल फोन देखा जाता है। अराउंड 80% बच्चे फोन देख के खाना खाते हैं, या फिर खाना खाने के लिए उनको ये बोला जाता है आप खाना खा लो, उसके बाद आपको फोन दिया जाएगा। तो इसकी वजह से चश्मा लगना बहुत कॉमन हो चुका है। पर हमें यह याद रखना होगा कि हम उनके माता पिता हैं, दादा दादी हैं, नाना नानी हैं, और हमारा ही ये फर्ज बनता है कि हम बच्चों को फोन की आदत ना डलवाएं। ये इसी प्रकार की आदत है जैसे जब शुरू में टीवी आए थे हमारे जमाने में, शुरू शुरू में, तो कैसे मम्मी पापा हमें रोकते थे कि बस इतनी ही देर टीवी देखना है, उसके बाद टीवी नहीं देखना। फोन एक ऐसा यंत्र है जो हाथ में होता है, बच्चा कहीं ले जाता है, आंखों से ओझल, पता ही नहीं चलता कि कहीं हो रहा है, चल रहा है कुछ। एक एक दो दो घंटे बच्चे फोन देख रहे होते हैं। जितने भी विधायक मेरे साथ आज जुड़े हुए हैं उनमें से हैंड रेस करके बता सकते हैं किनके घर में बच्चों को चश्मे लगे हुए हैं? चश्मे तो लगे हुए हैं, पर अब हमारे बच्चे भी अब बड़े हो चुके हैं। बच्चों के बच्चों को जो दादा दादी नाना नानी है, वह भी, मैं उन्हीं छोटे छोटे बच्चों की बात कर रही हूँ, अराउंड टिल 10 years ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन एज, को ग्रैंड ग्रैंड चिल्ड्रन चिल्ड्रन को को। लगा। तो चश्मा लगना कोई ऐसा एज सच कोई बुरी बात नहीं है, पर जेनेटिकली जिन लोगों में माता पिता को चश्मा नहीं है उनमें भी बच्चों को अब चश्मा आने लगा है 1.5-2 साल की उम्र पे। तो इस बात से हम ही बचा सकते हैं। जिस प्रकार किसी को अगर अल्कोहल की या ड्रग्स की आदत पड़ जाए तो हम उसको सीरियसली लेंगे उस इशू को, क्योंकि ड्रग्स और अल्कोहल या स्मोकिंग एक एडिक्शन है, और हम कोशिश करेंगे कि ऐसा ना हो, और हर तरह की हर लेवल की कोशिश करेंगे। फोन की एडिक्शन भी एक ऐसी ही एडिक्शन है, बिकॉज ये सिर्फ आंखों का नंबर लाके चश्मा नहीं लगा रही है, ये सिर्फ चश्मा नहीं दे रही और चश्मा नहीं पहनना पड़ रहा है हमें सिर्फ कि भाई हमें ठीक दिखे। ये हमारा कहीं ना कहीं से मानसिक रूप से भी बच्चों को अफेक्ट कर रही है। इतने सारे आर्टिकल्स अगर हम पढ़ें, और बहुत सारी रिसर्च स्टडीज की जा रही है जिसमें देखा गया है कि ब्रेन के लेवल ऑफ थिंकिंग, ऑफ प्रोसेसिंग को सारी रील्स अफेक्ट करती है। तो छोटे छोटे बच्चे जो फोन लेके बैठ जाते हैं उनको बहुत इजी लगता है कि रील्स देखना है और उसी में एंजॉय करना है, उसी में उन्हें मजा आने लगता है। इस चीज से जो मानसिक ये हमारा टाइम स्पैन होता है ना किसी चीज पे काम करने का, वो उनका बहुत कम हो चुका है। बिकॉज रील्स होती हैं 30 सेकेंड्स की या 1 मिनट की, उनको आदत ही नहीं है कि किसी एक चीज पे कंसंट्रेट करके 10 मिनट तक भी उस चीज को सुन ले या देख ले। तो इस चीज को हम अटेंशन स्पैन कहते हैं। अटेंशन स्पैन बहुत छोटा हो गया है सारे बच्चों का, इसीलिए बच्चे जल्दी जल्दी बोर हो जाते हैं। आजकल के जो आपके ग्रैंड चिल्ड्रन होंगे या चिल्ड्रन होंगे, वो ये भी ऐसी भी बातें बोलते हैं कि 9 बजे आएंगे, बोला क्या करें, खेल लो। 9:15 बजे आएंगे, मैं बोर आ रहा हूँ, अब क्या खेलूं। फिर 9:30 बजे आएंगे, मैं बोर हो गया, अब क्या करूं, मैं बोर हो गई, अब क्या करूं। तो ये जो बोर होना वर्ड है ना, इनकी डिक्शनरी में कहीं से ऐड हो गया, बिकॉज इनको इतनी आदत है वो छोटी छोटी रील्स देखने की, कि अब जो मेंटल स्टेट है वो उतना ही छोटा रह गया अटेंशन स्पैन की। इतना देखो नेक्स्ट चीज पे आओ, इतना देखो नेक्स्ट चीज पे आओ। तो ये सिर्फ चश्मा नहीं दे रहा, ये हमारा कहीं से हमें हमारे ब्रेन को अफेक्ट कर रहा है। इसलिए हमें इसे सीरियस एडिक्शन मान के हमें ऐसा कार्य करने चाहिए, हमें ऐसे स्टेप्स उठाने चाहिए कि उनको फोन ना मिले। और हम सबके फोन में लॉक होता है, सबसे इजी है कि उसे लॉक को लगा दें। बच्चे के सामने लॉक को ना खोलें, बिकॉज बच्चे बहुत स्मार्ट होते हैं, वो एक बार लॉक देख लेते हैं, आपको पता भी नहीं चलता वो नेक्स्ट कब फोन उठा के ले जाते हैं, फोन खोल के फोन देख रहे होते हैं। सो ये नेक्स्ट इंपॉर्टेंट विषय है जिसपे मैं आप सभी को जागरूक करना चाहती हूँ। बिकॉज मेरी हर ओपीडी में अगर लगभग 50 पेशेंट मैं देख रही हूँ तो उसमें से 12 या 13 पेशेंट वो छोटे बच्चे हैं जिनको मैं चश्मे का नंबर दे रही हूँ। साथ में मैं पेरेंट्स को ये काउंसिल कर रही हूँ कि आप क्या कर सकते हो कि चश्मा की मोबाइल फोन ना यूज करें बच्चे। मैं जो यूजुअली उनको बताती हूँ वो यही कि इसको एक सीरियस एडिक्शन की तरह लें और अवॉइड करें उनको फोन देना।
अगर बच्चा ले जाए तो उनको कॉन्सिक्वेंसेस समझाएं, और सबसे इजी तो ये है कि बस बोल दें कि फोन नहीं मिलेगा। मैं उनको ये भी, बच्चों से ये बात पूछती हूँ कि आपके घर में फोन है जो दादी का है? वो कहते हैं हाँ। दादा का फोन है? कहते हैं हाँ। मम्मी का फोन है? कहते हैं हाँ। पापा का भी फोन है? कहते हैं हाँ। मैंने कहा और वो फोन का है जो आरव का है? आरव का फोन का है? ऐसा कोई फोन एग्जिस्ट नहीं करता है घर में। तो जब घर में आरव का फोन ही नहीं है तो आरव के पास फोन होता कैसे है? तो ऐसी ऐसी चीजें बोल के बच्चों को थोड़ा मोटिवेट करना कि ये नहीं करना है इनको। एंड प्लस हम उनके साथ खुद भी अपना टाइम स्पेंड करें, और फोन पे तब टाइम स्पेंड करें या फोन पे तब काम करें जब वो उन्हें हमें हमारी आवश्यकता नहीं है। क्योंकि कहीं से अगर हम उनके लिए अवेलेबल नहीं है, अगर, क्योंकि यूजुअली आजकल सबके घर में एक ग्रैंडसन होता है, दो ग्रैंड चिल्ड्रन, एक ही है, चिल्ड्रन नहीं है, ग्रैंड चाइल्ड है बेसिकली। सो दे डोंट हैव कंपनी ऑल्सो, उनके पास कोई खेलने के लिए नहीं है साथ में। तो अगर हमें टाइम स्पेंड करना है तो हम उनको टाइम दें, वरना उनके पास भी कोई ऑप्शन नहीं बचती है। दिस वाज, मतलब ये एक इम्पॉर्टेंट इशू है आज की डेट में। नेक्स्ट थिंग, चश्मे के बाद सबसे कॉमन है सफेद मोतियाबिंद। सफेद मोतियाबिंद जैसे कि आप सभी जानते हैं कैटरैक्ट होता है। कैटरैक्ट अगेन हमारी एक वृद्धावस्था का संदेश है। तो कैटरैक्ट 40 साल की उम्र के बाद सबको शुरू हो जाता है। ऐसा नहीं है, ऐसा कोई भी जीव, कोई भी प्राणी नहीं है जिसको कैटरैक्ट नहीं होगा। इवन सारे जानवरों में भी कैटरैक्ट होता है। तो कैटरैक्ट ऐसा नहीं है कि हमें कोई बीमारी हो गई इसलिए आ गया है। कैटरैक्ट सबको आना है। मुझे भी कैटरैक्ट मोतियाबिंद आएगा एक दिन, मेरी भी मोतियाबिंद की सर्जरी होगी। तो कैटरैक्ट की सर्जरी कब करवानी है, इसका आंसर बहुत सिंपल है। आपको धुंधला दिखाई देना शुरू हो गया, आपको कम दिख रहा है, तभी कैटरैक्ट ऑपरेट होना है, वरना कैटरैक्ट ऑपरेट नहीं होना है। बहुत सारे लोग होते हैं जिनकी 75 वर्ष उम्र है, 80 वर्ष उम्र है, पर उनकी सफेद मोतियाबिंद की ऑपरेशन नहीं हुआ है क्योंकि उनको ठीक दिख रहा है। तो ये बहुत सब्जेक्टिव है। अगर हमें ठीक दिख रहा है तो हमें सर्जरी कराने की जरूरत नहीं है। पर अगर कैटरैक्ट बहुत ज्यादा बढ़ गया है, इस कैटरैक्ट के 5 ग्रेड माने जाते हैं। अगर ग्रेड 2 या 3 से ज्यादा हो चुका है और वह बहुत सख्त होने वाला है, तो आजकल अच्छा रहेगा अगर हम उसे ऑपरेट करा लें ग्रेड 3 पे, ग्रेड 4 पे। और ये चीज जांच के बाद जो नेत्र विशेषज्ञ हैं वह इजीली बता सकते हैं कि कैटरैक्ट की सर्जरी की जरूरत है या नहीं। बिकॉज एक बार अगर मोतियाबिंद पक गया तो फिर उसको लेजर द्वारा, जो नई तकनीक है जिसमें टाका नहीं लगता है, जिसको हम फेको इमल्सिफिकेशन कहते हैं, उस नई तकनीक द्वारा ऐसे मोतियाबिंद को हटाना, आंख से निकालना मुश्किल हो जाता है। बहुत सारे मेरे पास मरीज आते हैं जो पूछते हैं कि हमें मोतियाबिंद है, हमें थोड़ा कम भी दिख रहा है, 1-2 लाइन हम कम पढ़ पाते हैं, पर क्या हमें ऑपरेशन अभी करवाना चाहिए? हमें किसी ने सजेस्ट किया है कि हमें कैटरैक्ट है, पर हमें अभी सोचना है कि हमें कैटरैक्ट सर्जरी करवानी है या नहीं करवानी, हमारे लिए ये ठीक है या नहीं। बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये एडवाइस करेक्ट की गई है या नहीं की गई है। तो उसमें सबसे पहले तो हमें ये सोचना है कि क्या हमें ठीक दिख रहा है। मुझे अगर ठीक दिख रहा है तो ठीक है, तो ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, अगर हमारी उम्र अभी 70 साल है और हमें मोतियाबिंद है और हमें कम दिख रहा है, तो ये बेस्ट टाइम है अभी कैटरैक्ट सर्जरी करवाने का। क्योंकि धीरे धीरे हमारी उम्र बढ़ेगी, उम्र कम नहीं होगी। और कोई भी सर्जरी या कोई भी प्रक्रिया हमारे आंख के अंदर की जाएगी तो उससे रिकवरी में जो सेल्स हमें चाहिए, जो न्यूट्रिशन हमें चाहिए, वो इन जनरल बॉडी का हमेशा कम हो रहा है विद इंक्रीजिंग एज। तो हमें अगर हमें 72 या 73 पे कैटरैक्ट सर्जरी करानी पड़े तो उसकी रिकवरी हो सकता है कि थोड़ी स्लो हो। अगर जरूरत लग रही है, कम दिख रहा है, तो कैटरैक्ट सर्जरी सेफली करा सकते हैं। नॉर्मल फेको इमल्सिफिकेशन सर्जरी का टाइम वैसे भी बहुत ज्यादा नहीं होता, 10 या 15 मिनट में मैक्सिमम सर्जरी खत्म हो जाती है। आपका हॉस्पिटल टाइम यूजुअली 2-2.5 घंटे ही होता है। डे केयर सर्जरी की तरह ये ऑपरेशन किया जाता है। वर्ल्ड ओवर लोगों के रिकॉर्ड है जो 2-3 मिनट में ही
ये फेकोएमल्सिफिकेशन सर्जरी पूरी खत्म कर देते हैं, एंड बहुत ही सिंपल सर्जरी हो गई है। ये बहुत ही ज्यादा टेक्निक्स आ चुकी हैं लेटेस्ट, तो इससे घबराने की कोई बात नहीं है। अब दूसरा मोतियाबिंद, एक तो हुआ सफेद मोतियाबिंद, दूसरा हम सबको पता है काला मोतियाबिंद। परंतु काला मोतियाबिंद होता क्या है, इन दोनों में फर्क क्या है? काले मोतियाबिंद में प्रेशर बढ़ जाता है आंख का। जैसे हर चीज में एक प्रेशर होता है, हम सांस लेते हैं उसका एक प्रेशर है, हम सांस बाहर छोड़ते हैं उसका एक प्रेशर है, वैसे ही हमारे आंख के अंदर एक प्रेशर है, जिसकी वजह से हमारे जो आंख का गोलाकार है वो गुब्बारे की तरह गोलाकार मेंटेन्ड है, वो प्रेशर हमारे लिए जरूरी है। परंतु जब वह प्रेशर ज्यादा बढ़ जाए, जरूरत से ज्यादा हो जाए, तब तकलीफ होनी शुरू हो सकती है, क्योंकि हमारी आंख के पीछे से एक नस जा रही है जो दिमाग में सिग्नल लेके जा रही है। ये जो नस है, अगर हमारी आंख के अंदर का प्रेशर बढ़ा, तो जैसे ये हमारी आंख है और ये जो स्ट्रॉ दिख रहा है ये नस है, अगर इस आंख के अंदर का प्रेशर बढ़ा तो जो ये नस का एंड है वो यहां से दब जाता है। प्रेशर बढ़ने की वजह से, ये नस दबने की वजह से ये सारे पर्दे के और ये नस के जो सेल हैं वो दब के खत्म हो जाते हैं। उनके अंदर का जो एक्सोनल फ्लो है, जो फ्लूइड हमारी नसों में बह रहा है, वो रुक जाता है और वो नस बंद हो जाती है और हमें दिखना बंद हो जाता है। तो ये बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम है। एक बार किसी को काला मोतिया अगर हुआ, यूजुअली तो उसकी दवाई जिंदगी भर चलती है। अच्छी बात यह है कि दवाई मतलब मेजरली सिर्फ आंखों की ड्रॉप्स होती हैं। आंखों की ड्रॉप्स हैं जो हमें हर समय रेगुलरली दिन में 1 बार या दिन में 2 बार जिंदगी भर डालनी होती हैं, पर इसे हमें निग्लेक्ट नहीं करना है, क्षमा करें। तो अब हमें काला मोतियाबिंद पता कैसे चलेगा और ये किसको हो सकता है? सबसे कॉमन है जेनेटिकली होना। अगर हमारे पेरेंट्स में है, हमारी मासी, मामा, चाची, बुआ किसी को है, तो हमें होने के चांसेस हो सकते हैं। और या हमें बीपी शुगर है, उन पेशेंट्स में भी देखा गया है कि प्रेशर बढ़ जाता है। हमें कैसे पता चले हमें काला मोतियाबिंद है या नहीं? इसका जवाब फिर से वही है, रेगुलर आई चेकअप। साल में 1 बार हम आई चेकअप जरूर करवाएं मिनिमम, ताकि हमें पता चल सके कि हमारी आंख का प्रेशर कितना है। और दवाई डाल के हमारे पर्दे की जांच की जाए, जिससे हमें पता चले कि हमारी नस जो है वो स्वस्थ है या नहीं। तो साल में 1 बार आंख का चेकअप कराने से बहुत सारी चीजें पता चलती हैं। प्रेशर बढ़ने पे दवाइयां शुरू की जाती हैं जो हमें डालनी है, जिनसे प्रेशर नियंत्रित रहता है और हमारी नस में कोई खतरा नहीं रहता और हम ठीक देख सकते हैं। काले मोतियाबिंद के लिए सर्जरी भी की जाती है। अगर हमारा नॉर्मल प्रेशर यूजुअली 10 से 15 या 18 के बीच में माना जाता है, जिन लोगों का प्रेशर दवाई डालने पर भी कंट्रोल नहीं हो रहा और 40, 50, 60 इतना रहता है, तो उनमें सर्जरी की भी नीड पड़ती है और सर्जरी भी की जाती है। इस टॉपिक पे, इस विषय पर इससे ज्यादा बात करने का आई डोंट कोई पॉइंट अभी नहीं है। तो हम नेक्स्ट, आंख में हमें क्या ख्याल रखना है? जैसे पंत सर ने बताया हमें, प्रिवेंशन, ये तो हम सबको हमेशा पता है, प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो हमें डेली आंखों की स्पेशली एक्सरसाइज करनी चाहिए। हमें 5-10 मिनट निकालने चाहिए और आंखों की एक्सरसाइज करनी चाहिए। छोटे बच्चों की सेट ऑफ एक्सरसाइज में जो कन्वर्जेंस एक्सरसाइज होती है, जिसे इस नाम से हम लोग नहीं जानते होंगे, आप लोग नहीं जानते होंगे कन्वर्जेंस एक्सरसाइज, पर आप सभी को पता होगा कि हाथ में एक पेन या पेंसिल लें, उसको दूर करें, अपना हैंड स्ट्रेच करके उसको दूर रखें, उसकी टिप्पी देखें और उसको धीरे धीरे अपनी आंखों के पास लाते जाएं। जिस पॉइंट पे आके वो पेंसिल की टिप हमें एक नहीं दिख रही, जब 2 हो गई या ब्लर हो गई, उस पॉइंट से हल्का सा पीछे जहां वो 1 दिख रही है वहां जाएं
और उस पे कॉन्सेंट्रेट करके उसको एक बनाने की कोशिश करें और एक तक वहीं देखते रहें और 15 से उल्टी गिनती करें। तो 15 सेकेंड उसी लेवल पर पहले अपनी आंख यहाँ देखा, अब यहाँ पे मुझे एक दिख रहा है, इसके आगे आने से ब्लर हो, तो अब मैं गिनती करूंगी 15, 14, 13 ऐसे करके उल्टी गिनती तक 0 तक मैं पहुंचू। एक बार इसको ऐसे किया, एक सेकंड में एटलीस्ट 10 टाइम्स, 10 बार इसको ऐसे करना है। एक बार किया, फिर उसके बाद फिर से 2 बार, दूसरी बार, ऐसे करके हमें 10 बार करना है और दिन में 2 या 3 बार करना है। यह एक्सरसाइज बहुत लाभकारी है जिन बच्चों को चश्मा लगा हुआ है, और चश्मे का जो नंबर है वह कंट्रोल या बेटर हो सकता है, पर उसकी एक एज है और वह एज यूजुअली 12 से 18 साल के बीच है। उसके बाद यूजुअली चश्मे के नंबर में कोई चेंज नहीं आ सकता। तो बच्चों के लिए यह एक्सरसाइज बहुत ही लाभकारी है। बड़े लोगों में भी कन्वर्जेंस इनसफिशिएंसी करके एक बीमारी होती है जिसमें कन्वर्जेंस पावर कम हो जाती है। तो हमें मतलब आंखों की ये क्षमता कि हम आंखें बीच में लाके कुछ देख पाए, कुछ पढ़ पाए, कुछ लैपटॉप पे काम कर रहे हो, अगर ये पावर, ये क्षमता हमारी कम हो जाए तो हमें सिर में दर्द रहता है, हेडेक होता है, आंखों में दर्द रहता है। इसके लिए ये कन्वर्जेंस एक्सरसाइज बहुत ही लाभकारी है और बच्चों से, युवा लोगों से और वृद्ध लोगों को, सभी को ये एक्सरसाइज करनी चाहिए। दूसरी एक्सरसाइज, आंख सीधा बैठे, सामने देखें और हर डायरेक्शन में आंख को घुमाएं जैसे हमें सुबह करवाया गया। ये बहुत ही लाभकारी एक्सरसाइज है क्योंकि हमारी आंख को 6 मसल्स ने पकड़ा हुआ है और उन सारी मसल्स की एक्सरसाइज इसमें होती है। तो एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, फिर क्लॉकवाइज घुमाना है और ऊपर देखना, एक्सट्रीम ऊपर, एक्सट्रीम नीचे, एक्सट्रीम राइट, एक्सट्रीम लेफ्ट, ये आंख की एक्सरसाइज। फिर आंख अपनी हथेलियां गर्म करके और जैसे दीप सर ने समझाया आंख के ऊपर रखना, ये सभी एक्सरसाइज डेली करने से आंखों को बहुत ही लाभ रहता है। आपकी आंखों में दर्द नहीं होता, स्ट्रेन नहीं बनता, ड्राई आई की प्रॉब्लम भी ठीक होती है। तो आप सभी ये एक्सरसाइजेस करें और इन सभी का लाभ उठाएं। आंखों में और भी बहुत सारी बीमारियां होती हैं। ये अभी तक जो हमने चर्चा की वो सभी कॉमन इश्यूज थे, जैसे किसी को बीपी है, किसी को शुगर है, या चश्मा लगा हुआ है, चश्मा क्यों लगता है, क्या करें उसके लिए, सफेद मोतियाबिंद, काला मोतियाबिंद, ये कॉमन बीमारियां हैं और हम अपनी आंखों को स्वस्थ कैसे रखें उसके बारे में एक्सरसाइजेस। पर कुछ बीमारियां हैं जो कम होती हैं पर फिर भी लोगों को होती हैं और देखने को मिलती हैं हमें, जैसे कि पलकों का गिर जाना। किसी की एक पलक नीचे आ गई है, वो ऐसे दिख रही है, एक आंख खुली हुई है और एक आंख पलक नीचे है। ये छोटे छोटे बच्चों में भी हो सकता है, पैदाइशी बच्चों में भी हो सकता है और बाद में भी हो सकता है। तो हमारी एक मांसपेशी होती है जो हमारी इस पलक को ऊपर नीचे चलाती है। इस मांसपेशी के ढीले पड़ने की वजह से पलक हमारी नीचे आ जाती है। सबसे कॉमन ये देखा गया है, जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है तो ये मसल्स वीक हो जाती हैं और ये पलक नीचे आ जाती है। तो ओल्ड एज में, वृद्धावस्था में पलक नीचे आने से हमें दिखाई नहीं देता, हमें चाहे पूरा दिख रहा हो, हमारी विजन पूरी हो, पर अगर आगे एक पर्दा आ गया तो हम देख नहीं सकते। और इस चीज का उपचार सर्जरी है। हम सर्जरी के द्वारा इसको उठा के दूसरी आंख जैसा बना सकते हैं। इस कंडीशन का नाम होता है टोसिस। तो टी से शुरू नहीं होता, इसके आगे एक पी होता है जो साइलेंट होता है, PTOSIS, इसको टोसिस बोला जाता है। और कॉमनली बच्चों में भी देखा जाता है, कंजेनिटली बाय बर्थ भी टोसिस हो सकता है, पर ये सभी करेक्टेबल हैं, सभी की सर्जरीज की जा सकती हैं। बहुत सारे पेशेंट्स की सर्जरीज होती हैं और मेरा जो स्पेशलाइजेशन है वो ऑक्यूलोप्लास्टी सर्जरी है। इसका मतलब है कि आंख के आसपास की प्लास्टिक सर्जरी, उसमें आंख के आसपास की पलक, आईब्रो, फोरहेड, नाक, चीक और ये लोअर एरिया, ये सब आता है, हमारा पूरा फेस आता है। तो ये सभी, इस सब की प्लास्टिक सर्जरी की जो टेक्निक्स हैं वो इतनी अच्छी हो चुकी हैं। पेशेंट्स सर्जरी होती है तो निशान
वैसे नहीं आते जैसा हमें लगता है कि अरे सर्जरी होगी तो पता नहीं क्या हो जाएगा। और बच्चों की सर्जरीज होती हैं, 10 साल बाद बच्चे आते हैं, याद ही नहीं रहता कि अरे इनकी सर्जरी की थी और ये अब एकदम ठीक दिख रहे हैं। तो कहीं पे भी अगर आपको ऐसे कोई पेशेंट्स दिखें तो वो सब करेक्टेबल है और ट्रीटेबल है। जो कॉमन दूसरी कंडीशन है, एक तो हुई पलक का गिरना, दूसरा हुआ वृद्धावस्था में पलक का या तो बाहर मुड़ना जिसको हम एक्ट्रोपियन कहते हैं, या पलक का अंदर मुड़ जाना जिसको हम एंट्रोपियन कहते हैं। दोनों ही बातों से आंखों में बहुत तकलीफ रहती है, आंख से पानी आता रहता है। जो आंखों के बाल है हमारे, अगर हमारी पलक अंदर मुड़ जाए तो वो सारे आंखों के बाल अंदर हमारी काली पुतली पे प्रभाव डालते हैं और उसमें रगड़ खाते हैं और पानी आता है। तो फिर से ये कंडीशन सर्जरी से ही ठीक होती है। और ये कंडीशन ना हो, इसको प्रिवेंट करने के लिए, जैसे बचपन से ही हम बच्चों को बोलते हैं कि खुजली मत करो आंखें खराब हो जाएंगी, तो आंखों में क्या खराब हो जाएगा खुजली करने से? ये मसल ढीली पड़ के टोसिस हो सकता है, ये सारी मसल ढीली पड़ के पल के अंदर या बाहर मुड़ सकती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, खुजली करने से काली पुतली की शेप चेंज होके चश्मे का नंबर आ सकता है, या जिनको चश्मे का नंबर अभी 1 या 1.5 है उनका चश्मे का नंबर 5 या 6 भी पहुंच जाता है। काली पुतली टेढ़ी हो सकती है। तो इसीलिए हमें बच्चों को रोकना चाहिए, बड़े लोग भी खुजली ना करें। आंखों में खुजली हो रही है तो उसको ऐसे करें या बीच में ऐसे करें या ऐसे करके इस क्रिया के द्वारा उस खुजली को हम कंट्रोल में करें। और ऐसे आंख पे ऐसे करके खुजली ना करें, रगड़े नहीं और दबाए नहीं आंख। एक और इम्पॉर्टेंट इशू है आंख से पानी आना। ये बहुत बड़ा टॉपिक है। इसको अगर किसी डॉक्टर को पढ़ाया जाए, अगर मैं किसी नेत्र विशेषज्ञ की क्लास ले रही हूँ, आंखों से पानी आना ये अपने में पूरा एक दिन का सेशन हो सकता है जिसमें 1-1 घंटे के लेक्चर हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आंख से पानी आने का के कारण बहुत सारे हैं। बहुत सारी मोटी मोटी किताबें लिखी गई हैं कि आंख से पानी क्यों आता है, और अगर इस वजह से आ रहा है तो ये करना है, इस वजह से आ रहा है तो ये करना है। पर 98% केसेस में ये सारी चीजें ट्रीटेबल हैं। करेक्ट कॉज मिलने की बात है, और वो कॉज मिलना, ढूंढना आसान नहीं है। परंतु अगर आंख से पानी की तकलीफ है तो अपने नेत्र विशेषज्ञ के पास जाएं, उनको दिखाएं। सबसे कॉमन है आंख से नाक में जो हमारी नली होती है वो ब्लॉक्ड होती है। अगर वह ब्लॉक्ड है तो आंख का जो पानी डेली हमारी आंख के लिए बन रहा है वो यहाँ पे एक सैक है, एक थैली है, उसके अंदर ही रुक जाता है। अब जैसे किसी नदी में पानी का बहाव चलता रहे तो साफ रहती है नदी, पर किसी तालाब में पानी इकट्ठा हो जाए तो उसके ऊपर काई जम जाती है। ऐसे ही अगर इस थैली में पानी इकट्ठा हो जाए तो उसके ऊपर काई जम जाती है, और वो काई हमारी आंख में वापस आके चिपचिपापन भी कर सकती है आंख में। इसको भी ठीक किया जा सकता है, और आंख से नाक में फिर से एक दूसरा रास्ता बनाया जाता है। ये सर्जरी आंख इधर इस हिस्से से भी की जाती है और नाक के अंदर से भी की जाती है। नाक से अगर की जाती है तो यहाँ निशान नहीं आता है। इसको हम लैक्रिमल सिस्टम की डिजीज कहते हैं, और आपने किसी किसी ने हो सकता है सुना हो कि इसको हम DCR सर्जरी कहते हैं, DCR सर्जरी, जिससे आंख से नाक में दूसरा रास्ता बनाया जाता है। तो आंख में पानी आने की समस्या को हल्के में ना लें। अगर ऐसा है तो अपने डॉक्टर को दिखाएं और हम उसका कॉज ढूंढ सकते हैं कि क्यों आंख से पानी आ रहा है। इसके बाद सभी साधक गणों से मैं पूछना चाहूंगी, कोई ऐसा विषय है जिस पर हाँ दीदी, हाँ जी, हाँ एलर्जी जी। जैसे किसी को होती है तो वैसे तो शरीर में कोई भी व्याधि होती है तो आंखों पर सबसे पहले इफेक्ट आता है, लेकिन जैसे एलर्जी है, कहीं कोई किसी अलग प्लेस पे चला गया है, वहां पर टेम्परेचर अलग है, तो इसकी वजह से यदि एलर्जी होती है तो उसका इफेक्ट भी क्या पहली बार आंखों पर ही पड़ता है, या वो आंखों की प्रॉब्लम होती है या एलर्जी की प्रॉब्लम होती है? बहुत अच्छा सवाल है दीप सर। सो दो चीजें हैं, दोनों ही चीजें ट्रू हैं। अगर हमें बॉडी में एलर्जी हुई तो आंख में सूजन आना, लाली आना, खुजली या पानी होना ये हो सकता है, और ये पहला उसका सिम्टम, पहला जो चीज हमें दिखती है वो यही हो सकती है। ये
अगर ऐसा हुआ है तो बॉडी की एलर्जी को रोकने से ही आंख ठीक होगी, परंतु आंख में खुद की भी बहुत सारी एलर्जीज होती हैं। सबसे कॉमन जो आंख की एलर्जी है उसको हम वर्नल केरेटोकंजंक्टिवाइटिस कहते हैं। ये यूजुअली बचपन में होता है। बचपन मतलब 3 या 4 साल की उम्र से शुरू होके 16 या 17 साल की उम्र तक ये रहता है। इसको टीन एज की बीमारी कहते हैं। और आंख में एलर्जी होने के कारण इस बीमारी में आंख का जो हमारा ये सफेद हिस्सा होता है, वो सफेद हिस्सा जो है वो पीला सा पड़ने लग जाता है। और बच्चे इतनी खुजली करते हैं कि वो सारी चीजें बच्चों को होती हैं। आंख पलकें खराब हो जाती हैं, चश्मे के नंबर आ जाते हैं, आंखें खराब हो जाती हैं। तो आंखों की एलर्जी अगर लाली हो और कोई बच्चा बहुत ज्यादा खुजली कर रहा हो, उसको डॉक्टर को अवश्य दिखाएं। ये बीमारी यूज ट्रीटेबल है, पर इसको रोक के ही रखा जाता है। और ये 16-17 साल की उम्र के बाद अपने आप खत्म हो जाती है, ये वाली जो एलर्जिक बीमारी। अगर किसी को एलर्जी की टेंडेंसी है, जैसे बॉडी में कोई सोप या कुछ यूज करने से दाने हो जाते हैं या एलर्जी हो जाती है और उसकी वजह से आंख में पानी आता है, तो सबसे कॉमन आप जो कर सकते हैं, सबसे पहला उपचार जो आपको करना चाहिए वो है कि हमें ठंडे पानी की सिकाई करनी है आंख पे। क्योंकि ठंडे, जैसे हमारी आंख, हाथ पे सूजन आ गई या कहीं पे मुंह पे सूजन आ गई, तो ठंडे पानी की सिकाई से वह सूजन रुकती है। ऐसे ही आंख पे सूजन रोकने के लिए, आंख पे एलर्जिक प्रोसेस रोकने के लिए हमें ठंडी सिकाई करनी चाहिए। वो ठंडे पानी की सिकाई के बाद वो एलर्जी और बढ़ेगी नहीं, आपको परेशानी नहीं देगी और फैलेगी नहीं। तो इसलिए एलर्जी अगर होती है, सबसे पहले ठंडे पानी की सिकाई करिए, आंखें धोइए। आंखें धोने के लिए हमें हम जो नॉर्मल टैप वाटर है वह डेफिनेटली यूज कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं यूज कर सकते। पर मुझे ऐसा लगता है कि प्रेफरेबली जो हम पानी पीते हैं, जो बॉटल हमारे पास है, उससे हम अपनी आंखें धोएं। क्योंकि एमसीडी का पानी बहुत स्टेराइल नहीं है, उसमें जीवाणु है, बैक्टीरिया, वायरसेस हैं, और उससे आंखें धोने पे वो आंख में रह सकते हैं और आंख में इन्फेक्शन का एक सोर्स बन सकते हैं। और एलर्जी ज्यादा यूजुअली उन लोगों में होती हैं जिनकी आंखें ड्राई रहती हैं, जिनमें टीयर फिल्म प्रोडक्शन बेटर नहीं है। तो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जो हमारे खाने में होते हैं, जो जैसे ड्राई फ्रूट्स में होते हैं अच्छे ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, वो अगर हम लें, उनका सेवन करें, तो हमारी टीयर फिल्म अच्छी बनी रह सकती है। बहुत सारी आई ड्रॉप्स भी आती हैं जिनसे हमारी टीयर फिल्म को हम बेटर कर सकते हैं। तो यस, एलर्जी को कंट्रोल रखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर वो नहीं कंट्रोल में रखी गई तो आंखों पे उनका बुरा प्रभाव हो सकता है। और अगर हो तो सबसे पहले हमेशा कोल्ड कंप्रेसेस करें, जिसके लिए कोई भी आइस पैक या ठंडे पानी में कपड़ा डाल के निचोड़ के उसको आप आंख पे लगा सकते हैं। और जो सबसे इससे एक रिलेटेड प्रॉब्लम है वो है आंखों के आसपास सूजन आना। बहुत सारे लोग सुबह उठते हैं और देखते हैं कि अरे हमारी यहाँ पे सूजन है, ऊपर सूजन है, और फिर 1-1.5 घंटे बाद वो थोड़ी 50% 60% नॉर्मल हो गई है, वो सूजन चली गई है। उसका कारण हमारी आंखों के आसपास की लूज टिश्यू है। ये जो स्किन और टिश्यू है हमारी आंखों के पास, बहुत ही सॉफ्ट है और लूज बनाया गया है, क्योंकि हमारी आंख जो है सेंसिटिव स्ट्रक्चर है। उस कोमल सी चीज को एक फैट के ऊपर रखा हुआ है, टिश्यूज पे रखा हुआ है, ताकि उसको कभी भी कोई झटका या शॉक लगे तो आसपास हड्डियां ना हो, आसपास सॉफ्ट चीजें हो, ताकि वो टकरा के खराब ना हो। तो ये वाले जो टिश्यूज हैं, इनमें हम जब रात को सोते हैं, ग्रेविटी की वजह से सारा पानी हमारा यहाँ इकट्ठा हो जाता है, इसलिए वह सूजन आ जाती है। खड़े होने पर वो पानी हमारा नीचे चला जाता है ग्रेविटी की वजह से शरीर में, इसीलिए वो सूजन कम हो जाती है। परंतु बहुत सारे लोग हैं जिनके यहाँ सूजन हमेशा पूरे दिन रहती है, यहाँ पे स्किन जो है वो ढीली पड़ी हुई रहती है। ये सारी चीज हमारी फैट का एज, हमारी आंख का एज रिलेटेड प्रॉब्लम है। एज की वजह से अगर यहाँ पे सूजन आई है तो वो हम फिर से ट्रीटमेंट्स हैं जिनसे हम ठीक कर सकते हैं। शुरू में कुछ दवाई के उपचार, और अगर बहुत ज्यादा है तो फिर सर्जरी के थ्रू हम ये ठीक की जा सकती है। और बहुत सारी और कुछ लोग आते हैं, कुछ मरीज आते हैं कॉमनली, जिनको आंखें खुल नहीं पा रही हैं, जो कि चलते हैं या किसी से बात कर रहे हैं या बैठे हुए हैं, तो उनकी आंखें ऐसे झपकती रहती हैं, वो अपनी आंखें खोल नहीं पा रहे, या एक साइड की आंख ऐसे ऐसे हो रही है, एक साइड ठीक है, एक आंख ऐसे ऐसे होती जा रही है।
इसको हम स्पैज्म कहते हैं, ब्लेफरोस्पैज्म। और इसके लिए, इसकी रोकथाम के लिए सबसे पहला जो उपचार हमेशा मैं मरीजों को बताती हूँ वो यह है कि प्राणायाम करें। प्राणायाम करने से ये स्पैज्म कंट्रोल में आ सकते हैं। जैसे बहुत सारे लोग हैं जो लिखते हैं तो उनको एक्शन ट्रेमर्स होते हैं या हाथ में टिक्स आते हैं, तो उसमें भी प्राणायाम काफी हेल्पफुल है। वैसे ही आंख में अगर ये पलकें नहीं खुल पा रही हैं, ब्लेफरोस्पैज्म में भी प्राणायाम सबसे पहले करें, ताकि जो भी ट्रीटमेंट्स हम लोग कर रहे हैं, हम इंजेक्शन लगा रहे हैं रोकने के लिए या कोई खाने की दवाई दे रहे हैं, तो उनका असर थोड़े लंबे समय तक रह पाए और हमें बार बार वह इंजेक्शन ना लगाने पड़े। किसी और का और कोई सवाल जो मैं आंसर कर सकती हूँ? जी, हम एक बार प्रश्न पूछ लेते हैं बाकी लोगों से। हाँ जी। जी, आप में से बाकी लोगों से कोई प्रश्न करना चाहता हो? कर्नल साहब, कर्नल पांडे जी, प्लीज। डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी तरह से कवर किया है इन डिटेल। एक दो चीजें हैं जो आप जानना चाहेंगे कि एक बार आई का ऑपरेशन हो गया है, उसका रिव्यू कब कब होना चाहिए, और इसकी इफेक्टिवनेस जो ऑपरेट हुआ है, क्या कोई ऐसा है टाइम लिमिट की इतने सालों के बाद वो आंख खराब हो सकती है, दोबारा रिपीट ऑपरेशन होता है? अच्छा सवाल है सर। तो आंखों का ऑपरेशन फॉर एग्जाम्पल 1 अप्रैल को हुआ, तो डॉक्टर को दिखाने के लिए हमें कब कब जाना है आपका पहला सवाल है ना? तो जी तो उसमें नेक्स्ट डे 2 या 3 अप्रैल को डॉक्टर आपको अवश्य बुलाएंगे देखने के लिए कि सर्जरी कैसी हुई है, सब ठीक है या नहीं, लेंस प्लेस में है, आंख में ज्यादा सूजन तो नहीं हो रही है, और उस हिसाब से आपको आई ड्रॉप्स दवाइयां दी जाएंगी। उसके बाद का फॉलो अप चेकअप 2 हफ्ते बाद किया जाता है कॉमनली। 2 हफ्ते पे अगर सब कुछ ठीक है, तो बहुत सारे मरीज, दिल्ली में तो मेरे पास बाहर से भी सर्जरीज कराने पेशेंट्स आते हैं, तो वो 2 हफ्ते किसी रिलेटिव्स के पास रुक के फिर घर जाना चाहते हैं वापस। तो यूजुअली हम 2 वीक्स पे चेक करके और आगे की दवाइयां समझा के उनको कहते हैं इट इज सेफ टू गो, अब आप जा सकते हैं, अगर कोई तकलीफ हो तो आना है, नहीं तो अगले 1 महीने तक दवाइयां ऐसे डालनी है। तो यूजुअली 4 से 6 हफ्ते दवाई चलती है मोतियाबिंद की सर्जरी के बाद, कैटरेक्ट सर्जरी के बाद। और डॉक्टर जो है वो नेक्स्ट डे देखते हैं और फिर 2 हफ्ते बाद देखते हैं, और उसके बाद फिर 1 महीने बाद चेकअप किया जाता है। सर्जरी के 2 हफ्ते बाद यूजुअली हम चश्मे का नंबर दे सकते हैं, क्योंकि सूजन 90% खत्म हो जाती है। सर्जरी की इफेक्टिवनेस लाइफ लॉन्ग है, जिंदगी भर है, ये सर्जरी दोबारा नहीं करनी पड़ती। परंतु जो हमारी आंख में लेंस है, फॉर एग्जाम्पल ये लेंस है, मैं इसके ऊपर की ये लेयर हटाती हूँ सर्जरी में, ये वाली हट गई, बीच का जो लेंस यहाँ पे जो कैटरेक्ट है हमारा, इस कैटरेक्ट को मैं हटा देती हूँ और इसके बदले यहाँ पे एक लेंस रख देती हूँ। अब ये लेंस इस झिल्ली के ऊपर टिका है ताकि ये लेंस नीचे ना गिर जाए आंख के अंदर। तो जो ये झिल्ली है, क्योंकि ये भी उस लेंस का ही पार्ट है, इसके अंदर माइक्रोस्कोपिक छोटे 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 लेंस के सेल्स होते हैं। तो कुछ सालों में, 5 साल में, 10 साल में, 1 साल में, वो डिपेंड करता है मरीज पर, पेशेंट पे डिपेंड करता है, पर्सन टू पर्सन। ये जो यह मोटी हो सकती है और इसको लेजर द्वारा काटा जाता है, जो कि ओपीडी प्रोसीजर है, इसमें सर्जरी नहीं होती। लेजर द्वारा एक मशीन पे बिठा के इस झिल्ली को काटा जाता है। जो लेंस हमने लगाया है उसके बीच में एक छोटा सा लेजर से छेद कर, लेंस के अंदर नहीं, उस झिल्ली के अंदर छेद कर देते हैं लेंस के पीछे, ताकि दिखाई ठीक से दे। तो इसीलिए बहुत सारे मरीज आते हैं जो कहते हैं कि सर्जरी हुई थी, 3 साल हो गए और पहले तो बहुत अच्छा दिखता था, अब हमें कम दिखने लग गया है। इसको हम पीसीओ बोलते हैं, पोस्टीरियर कैप्सुलर ओपासिफिकेशन, क्योंकि वह सफेद पड़ गया है, पर बस उस झिल्ली को काटने से फिर से ठीक दिखने लग जाता है। इसी प्रक्रिया को लोग कई बार समझते हैं कि फिर से मोतियाबिंद आ गया है। वो मोतियाबिंद फिर से नहीं आता है, पर वो जो झिल्ली है वह थोड़ी मोटी हो जाती है। तो मोतियाबिंद एक बार हट गया, कैटरेक्ट हट गया, तो वो दोबारा नहीं आता, उसकी दोबारा सर्जरी नहीं होती और उसकी इफेक्टिवनेस लाइफ लॉन्ग है। जो लेंस हम डालते हैं वो सिलिकॉन या प्लास्टिक पीएमएम मटेरियल का होता है, उसकी लाइफ इज 400-500 ईयर्स, तो उसको कुछ नहीं होता हमारे यहाँ। बहुत ही ठीक है, अच्छे थैंक मटेरियल यू। से आजकल लेंस बनते हैं, बहुत ही हल्के और बहुत ही अच्छे। जी, बाकी कोई प्रश्न हो और तो बताएं।
जी जोशी जी, और बहुत अच्छा मैडम। मेरा एक प्रश्न है शर्मा जी कुछ कह रहे हैं। मेरा एक प्रश्न है, पहले क्या आप पूछिए। प्राणायाम से आंखों पे किसी प्रकार की बीमारी ठीक करने की, मलिक साहब, हाँ। क्या मेरा सवाल यह है कि मैंने क्या आपको भी भेज दिया प्राणायाम मम्मी को ना, सारी ही 354 बीमारियों 926 को याद रहेगा। कंट्रोल नहीं कर सकते क्या? बोल दो कि पासकोड भरो वहां पे। आप मैं जादू क्षमा सीखे, चाहूंगी। नहीं आता तो छोड़ ये दो। ये बीच में शायद कोई किन्हीं का 354 अनम्यूट हो गया है, वो को म्यूट करो, कर गोली ले। कर लो। मलिक साहब अपना प्रश्न दोहरा दे। क्या प्राणायाम सारी ही बीमारियों को ठीक करने की क्षमता नहीं रखते, अगर हम प्रॉपरली करें तो? तो प्राणायाम बीमारियों को ठीक करने की क्षमता रखते हैं, परंतु वह प्राणायाम कितनी बार, कौन सा प्राणायाम किस बीमारी के लिए है, ये वाली जो नॉलेज है वो सबको नहीं है। वह नॉलेज मुझे भी नहीं है, क्योंकि मैंने इस चीज में पढ़ाई नहीं करी। तो जिन लोगों की ये स्पेशलाइजेशन है उनको यह बताना चाहिए कि इस चीज के लिए यह प्राणायाम है और यह कम से कम इतनी देर, इतनी बार दोहराना है, इतनी बार करना है, तभी वह बीमारी ठीक होगी। पहली बात। दूसरी बात, प्राणायाम करने से कितने दिन में लाभ आएगा। फॉर एग्जाम्पल, एक प्राणायाम करने के बाद मेरा रक्तचाप ठीक हो सकता है, परंतु उसमें 3 साल लगेंगे। तो वो 3 साल में अगर बीपी बढ़े रहने से मेरे शरीर में और बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं, तो वह हमें नहीं चाहिए। उस चीज के कंट्रोल के लिए हमें दवाई की आवश्यकता होती है। हम दोनों चीजें साथ साथ करें, क्योंकि उसका लाभ ये है कि प्राणायाम की वजह से हमें जो चीज, दवाइयां तो हमें जिंदगी भर खानी पड़ेंगी ऐसे, बट प्राणायाम की वजह से हम उसे रोक सकते हैं, हम उसे खत्म कर सकते हैं और बीमारी को ठीक कर सकते हैं। बट जब तक वह बीमारी चल रही है तब तक के लिए हमें दवाई लेनी चाहिए, ताकि हमारा शरीर और बीमार ना हो जाए और बीमारियों से संक्रमित ना हो जाए बिकॉज ऑफ बीपी या कोई भी परेशानी जो हमें है। तो बिल्कुल प्राणायाम सब कुछ हील कर सकता है, बस वो कितना करना है, कौन सा करना है, किस ड्यूरेशन में करना है, ये जो नॉलेज है वो करेक्टली किसी को देना बहुत इंपॉर्टेंट है। जी, और कोई प्रश्न? जी जोशी जी। हाँ जी, नमस्कार डॉक्टर साहब। ये सब लोग एक सेकंड, यहाँ जूम से दिख नहीं रहा, तो सब लोग एक एक करके करें। पहले वर्मा जी संक्षेप में अपना प्रश्न करें। संक्षेप में ही प्रश्न कर रहा हूँ जी। मैडम, मैं एट द वर्ज ऑफ गेटिंग ऑपरेटेड फॉर कैटरेक्ट, तो अभी तो मेरे को कई बार विजन नैरो दिखाई देता है, और वैसे मुझे ठीक दिख रहा है, और आई एम इन टच विद द आई स्पेशलिस्ट। एक बार मेरे को क्या हुआ कि आंखों के सामने, जैसे आपने बताया, काले धब्बे, तो मैंने सोचा ये कोई मिरर पर लगा हुआ है, कोई मेरी आंखों में तो नहीं हो सकता। लेकिन वो फिर पता लगा कि मैंने सोचा अपने मन में कि ये कहीं कैटरेक्ट बना हुआ है, वो फैल के आंखों के उसके ऊपर तो नहीं आ गया है। लेकिन वो थोड़े दिनों बाद फिर डिसअपियर हो गए, ब्लैक ब्लैक धब्बे जैसे बड़े अच्छे चित्रों के अंदर भी आ रहे थे, वो कोई उनकी शेप और साइज जो है। तो इसके लिए अब मुझे क्या कैटरेक्ट का ऑपरेशन करा लेना चाहिए अभी? सर, जो ब्लैक धब्बे आपको आए थे वो कैटरेक्ट की वजह से नहीं है। जी तो हमारी आंख में एक लेंस है। अगली क्लास में मैं आंखों का मॉडल भी लेके आऊंगी, मुझे आज बहुत ज्यादा लग रहा है, वो मेरे पास क्लिनिक में रखा हुआ है, वो मैं लेके आऊंगी घर में। तो जैसे हमारी आंख के आगे ये लेंस है, अब मैंने ये, अगर हम इस लेंस के पीछे जाएं, यहाँ पे आंख के अंदर एक जेली होती है जिसको हम विट्रियस बोलते हैं। ये जो जी जेली है, ये यूथफुल एज में एक जेल होता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग जेल, जिसने आंख को साथ में पकड़ा हुआ है। पर जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, यह जेल जो है पानी में कन्वर्ट हो जाता है। अब इस ठीक है। प्रक्रिया में पानी, ये एक दिन में नहीं होता, ये इसको सालों लगते हैं होने में। और इस प्रोसेस में जब वो पानी है उस जेल के बीच में घूमता है, जब वो पानी उस जेल में घूम रहा होता है, समझिए कि रंग एक है। जैसे मैंने दही में दूध डाल दी, तो दूध का कंसिस्टेंसी पतला है और दही थिक है। तो जब यह पानी जेल में घूमता है तो वो हमें ऐसा लगता है कि काले धब्बे आ रहे हैं या कोई मच्छर घूम रहा है। वो मच्छर जहां हम जा रहे हैं, जहां देख रहे हैं वहां जा रहा है, क्योंकि वो हमारी आंख में ही है। और जब यह प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, जब ये जेल पूरा कंप्लीटली पानी में बदल जाता है, तो वो मच्छर या काला पानी धब्बे या कुछ भी दिखना खत्म हो जाता है, तब वह नहीं दिखता हमें।
तो इसके लिए इसलिए मुझे अभी क्या स्टेप लेने चाहिए? हाँ जी, तो इसलिए अगर अभी आपको लगता है कि मुझे ठीक दिख रहा है, और जो हम चार्ट पढ़ते हैं आई स्पेशलिस्ट के पास जाके, एक विजन चार्ट होता है, जब हम वो रीड करते हैं, अगर आप उसकी नीचे की 2 लाइनें नहीं पढ़ पा रहे जी जी तो ठीक है, कुछ नहीं होता। बट अगर 3-4 लाइनें नहीं पढ़ पा रहे तो सर्जरी की जरूरत है। जी। एक तो चीज है कि मुझे मुझे लगता है मुझे ठीक दिख रहा है, पर ये तो बहुत ही ज्यादा पर्सनलाइज्ड बात है। जैसे मेरा कार्य अगर घर में बैठ के सिर्फ बैठना या प्रेयर करना ही है, या फिर बात करनी है किसी से, या सिर्फ फोन देखना है, तो हो सकता है कि मुझे लगे कि मुझे तो ठीक ही दिख रहा है। पर हो सकता है कि मेरी जो नजर है वो सिर्फ ऊपर की एक ही लाइन मुझे दिख रही है, दूर तक मुझे कुछ दिखता ही नहीं है। तो ऐसा नहीं है, हमें सर्जरी करानी है इन दैट केस। स्पेशली बड़ी एज में हम ये नहीं चाहते कि हम किसी पे डिपेंडेंट हो जाएं, या कम दिखने की वजह से हमें कोई चोट लग जाए या हम गिर जाएं। एक सेकंड, मैं आप सबको होल्ड करवा रही हूँ, एक सेकंड। जी जी जी, प्लीज आप कर। एक तो सीमा जी का सवाल था, एक पूनम जी का सवाल था, और किसी का सवाल है? जब डॉक्टर साहब फ्री होंगे तो हम पूछें। एक और विजय आनंद जी का भी क्वेश्चन है, और विजय आनंद जी का है। सभी और लोग इकट्ठे माइक ऑन मत करिएगा प्लीज, बड़ी दिक्कत हाँ, होती है। नहीं, अब सबसे पहले हम सीमा जी का पूछ लेंगे, फिर पूनम जी का, और फिर जी मेरा भी एक और सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। मलिक साहब का भी पूछ लेंगे। तो हाँ जी। एक एक करके पूछते हैं। सीमा जी, आप कुछ कॉमन आई ड्रॉप्स के बारे में पूछ रही थी कि जिनका उपयोग किया जा सकता है। मैंने आपका चैट बॉक्स में देखा। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, नमस्कार मैम। मैम, कोई ऐसी कॉमन आई ड्रॉप है क्या जो नॉर्मली सभी यूज कर सकते हैं? जो लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप्स मिलती हैं उनको कॉमनली सभी लोग यूज कर सकते हैं। उनका काम होता है टीयर फिल्म को बना के रखना और प्रोटेक्टेड रखना। एंड किसी को कोई तकलीफ नहीं भी है तो वह आई ड्रॉप्स आईज से कीटाणु वॉश करने में हेल्प करती हैं और टीयर फिल्म को अच्छा मेंटेन करके रखती हैं। बिकॉज हमारी जो टीयर्स हैं वो, उनका काम सिर्फ ये नहीं है कि आंख में पानी है और पलक हमारी ठीक चल रही है, तो बहुत जरूरी बात है ही, परंतु उसमें बहुत सारे तत्व ऐसे होते हैं जो हमें प्रोटेक्शन देते हैं बहुत सारी बीमारियों से। हमारी आंख में कोई कीटाणु आ गया, बैक्टीरिया आ गया, तो उससे लड़के कंजंक्टिवाइटिस हमें नहीं होता कॉमनली। वरना धूल मिट्टी तो सब जगह, इंडिया एक ट्रॉपिकल कंट्री और सब जगह धूल मिट्टी उड़ रही है, पर सबको तो कंजंक्टिवाइटिस डेली नहीं होता। वो इसलिए क्योंकि हमारे पास टीयर फिल्म है जिसमें बैक्टीरिया को किल करने की क्षमता है। तो हम ये लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप्स डाल सकते हैं जिससे हमारा टीयर फिल्म हेल्दी रहे। वो डाल सकते हैं हम, बिल्कुल। मैम, क्या ये नाम एक बता बार डाल सकते सकते हैं? हैं? इसको टीयर लगातार फ्रेश। डाल सकते हैं? हाँ जी। क्या इसको एक बार ही डालना होता है, या मान लो कोई 1 महीने के लिए डाल रहे हैं, या मतलब उसका इसको हम नुकसान तो कितना भी नहीं? लंबे समय तक डाल सकते हैं दिन में। नहीं, उसका कोई नुकसान नहीं है। इनमें अब ये बहुत अच्छे हो गए, इनमें प्रिजर्वेटिव्स भी नहीं होते। बस बात ये है कि क्योंकि इनमें प्रिजर्वेटिव्स नहीं है, तो एक बार वो आई ड्रॉप खुली तो यूजुअली 30 to 40 डेज के बीच में उसको हमें यूज करना है। अगर उससे ज्यादा वह है तो हमें उसको डिस्कार्ड कर देना है और फिर नई आई ड्रॉप लेनी है। मैम, इसी से जुड़ा नेम। प्रश्न है कि क्या पानी से आई वॉश करने से या त्रिफला से आई वॉश करने से बेटर होता है क्या कुछ आंख के लिए? अगेन, जो नेचुरोपैथिक चीजें हैं जितनी भी, उन पे कोई भी स्टडीज नहीं हुई है। इंडिया बेसिकली इसी चीज में लैग करता है कि जो चीज हम प्रीच कर रहे हैं उनकी कोई लॉन्ग टर्म स्टडी नहीं है। तो फॉर एग्जाम्पल, मुझे ये आदत है कि मैं कोई चीज, किसी चीज का त्रिफला का पानी पी रही हूँ डेली। अब वो डेली पानी 10 साल पीने के बाद मेरी आंख का क्या प्रेशर बढ़ेगा, क्या मेरे काली पुतली में कोई खराबी आ जाएगी, या मेरी आंख में कोई तकलीफ प्रॉब्लम तो नहीं हो जाएगी, इस चीज की रिसर्च किसी के पास नहीं है। तो ये लॉन्ग, और कहते हैं ना कि अति हर चीज की खराब होती है। तो क्या चीज कितनी करनी है ये हमें क्योंकि नहीं पता, तो हम उसे ऐसे आंख बंद करके सिर्फ फॉलो ना करें ये सोच के कि क्योंकि वो नेचुरल चीज है। कोई भी चीज करनी है हम उसे थोड़ा गैप दे दें। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैंने 2 महीना पिया, 1 महीना उसको मैं नहीं पीऊँ, अगर उसमें कोई हार्मफुल चीज है तो वो बॉडी से एक्सक्रीट हो जाएगी। ऐसा हमें करना चाहिए कोई भी और चीज। वाटर वॉश से
आई वॉश कर सकते हैं सर, आई Eye वॉश wash में कर कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ जी, हाँ जी। पूनम जी अपना प्रश्न कर लें। पूनम जी। हाँ जी, नमस्कार डॉक्टर साहब। मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि ब्लेफराइटिस की कोई मेडिसिन है? आयुर्वेद ट्रीटमेंट कुछ चल रहा है हस्बैंड का, जिसमें वो एक छोटा सा ऑर्गेनिज्म होता है, लीच, वो लगाते हैं आंख पे, तो बेटर हुआ है, लेकिन खत्म नहीं हो रही उनकी आंख की प्रॉब्लम। यहाँ पर थिक वाइट वाइट सा कुछ आ जाता है और अजीब सी लेयर हुई हुई है पलकों के आसपास, ऊपर नीचे यहाँ पर। उसका कुछ ट्रीटमेंट है? मैम, ब्लेफराइटिस का ट्रीटमेंट 100% है। थोड़ा डिफिकल्ट होता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है, बट यूजुअली 6 मंथ्स में अगर पेशेंट्स फॉलो कर रहे हैं तो 6 मंथ्स में कंप्लीटली ट्रीटेबल है। आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के बारे में मुझे नॉलेज नहीं है, क्योंकि मैंने उसकी पढ़ाई नहीं की। मुझे नहीं पता कि वो काम करता है या नहीं करता और वह ठीक है या नहीं। एलोपैथिक में क्या ट्रीटमेंट है डॉक्टर साहब? कुछ ऑइंटमेंट लगानी होती है? आई ड्रॉप्स एंड ऑइंटमेंट, यस। अच्छा, वो आपके पास, आप नाम बता देंगे उनका क्या? एक्चुअली ये डिपेंड करता है कि क्या सिविरिटी ऑफ बीमारी है, और उसके साथ केरेटाइटिस मतलब काली पुतली अफेक्टेड है या नहीं, कंजंक्टिवाइटिस है या नहीं, उसके साथ आई लैशेस कैसी हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसपे हम वो पूनम ग्रेड ऑफ जी आपको मेडिसिन देते हैं। पर्सनली डॉक्टर साहब को ठीक, दिखाना होगा जिनको, उसके बाद ही वो एडवाइस लेना ठीक, ठीक ठीक, रहेगा। आप दवाई ठीक है। का नाम एक लेना एक ठीक 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 है ठीक है। डॉक्टर साहब, एक बात और, जो बड़ी एज में कैटरेक्ट का ऑपरेशन हो जाता है, उसके बाद मेरी मम्मी 82 इयर्स की हैं, वो ये फील कर रही हैं, दिखता उनको सही है, लेकिन एक तो ये प्रॉब्लम अभी आपने जो बताई है, एक आंख खुलती है, एक बंद होती है, और फिर दूसरी बंद होती है। फिर पहले तो डॉक्टर ने यही बताया था कि इंजेक्शन लगेगा, वो 6 मंथ्स तक वैलिड होता है, उसके बाद फिर लगाना पड़ेगा। अब उनको ये परेशानी आ रही है कि ये वाली तो है ही है, एक पलक खुलती है एक नहीं, और दूसरी अब उनको ये परेशानी आ रही है कि अंदर चुभन होती है। कई बार फील करती हैं कि चुभन हो रही है, अब फिर ठीक हो गई है, हो रही है फिर, तो वो रिफ्रेश टीयर्स डालती हैं। तो उसका क्या ट्रीटमेंट है? हमें क्या आई डॉक्टर को दिखाना चाहिए? ये बीमारी, ये चीज जो है वो वही है कि आंख की जो टीयर फिल्म है उनकी ठीक नहीं है। उसका मेन कारण इस उनके केस में एज हो सकता है, बिकॉज अराउंड 80 इयर्स ऑफ एज हम ठीक से हमारी टीयर फिल्म प्रोडक्शन नहीं हो रही है। तो मैंने 2 आई ड्रॉप्स के नाम लिख के भेजे हैं चैट में, वो आई ड्रॉप्स वो डाल सकते हैं। रिफ्रेश टीयर्स तो डाल ही सकते हैं, वो ठीक है मेडिसिन, बट वो बहुत ही बेसिक मेडिसिन है। इसमें मैंने एक सोहा करके आई ड्रॉप्स लिखी है, वह आप डलवा सकते हैं उनको, उससे उनको लाभ होगा। और अंजू हाँ, जी वह आप डालनी पड़ेगी जब तक वह ठीक नहीं हो जाती बीमारी, तब तक वो अंजू कंटिन्यू जी करनी पूछ लें। पड़ेगी। ठीक, ठीक है, थैंक यू डॉक्टर साहब। तो मेरे हस्बैंड थोड़ा कुछ पूछ। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार सर। डॉक्टर साहब, मेरी एज ना 61 है और मेरा मोबाइल का और इसकी लैपटॉप का यूज ज्यादा है, स्क्रीन का मेरा ज्यादा यूज होता है, तो मेरी आंखों में ना कभी कभी इचिंग शुरू हो जाती है बहुत ज्यादा। तो मैं थोड़ी थोड़ी ड्रॉप डालता हूँ, पतंजलि की ड्रॉप आती है एक, वो मैं डालता हूँ अपनी आईज में सुबह शाम, फिर भी इचिंग रहती है आईज के अंदर। क्या कारण हो सकता है इसका? सर एक तो नॉर्मली अगर एलर्जिक प्रोसेस कोई बॉडी में चल रहा है उसकी वजह से इचिंग हो सकती है। मतलब कई लोगों को होता है कि धूल मिट्टी से इचिंग शुरू हो गई, बट उसके लिए हमें रोकने के लिए कुछ एक ट्रीटमेंट फॉलो कर लें, उसको ठीक करें, तो आई डोंट थिंक कि ये कंटिन्यूअस प्रॉब्लम रहनी चाहिए। हाँ, जी आई ड्रॉप्स एज इन टीयर फिल्म मेंटेनिंग आई ड्रॉप्स आपको डालनी चाहिए। जो पतंजलि की आई ड्रॉप है, अगेन मुझे नहीं पता कि उस पर क्या रिसर्च हुआ है। ठीक ठीक है डॉक्टर आई साहब। ऑलवेज से दिस दैट यूज, ये सारी चीजें आप अपनी डिस्क्रिशन पे यूज कर रहे हैं, बिकॉज मुझे नहीं लगता कि किसी ने भी उस पर कोई लॉन्ग टर्म रिसर्च की है कि डालने से अब वो रामबाण तो मेरे ख्याल से नहीं हो सकती। वो जी जी किसी, हो सकता है कि 50 चीजों में लाभकारी है, 50 चीजों में नहीं है। अब वो जी जी किन में है ये किसी को नहीं पता है, बट जी एज ब्लैंकेट ट्रीटमेंट हम उसको यूज करके ये नहीं सोच सकते कि मैं तो ये भी कर रहा हूँ फिर भी ठीक नहीं हो रहा। किसी ने बोला ही नहीं है कि उससे ठीक होगा, फिर भी हम ऐसा सोच रहे हैं जस्ट बिकॉज वो आयुर्वेदिक है या नेचुरोपैथिक है। दिस इज अ रॉन्ग थॉट प्रोसेस। ओके। तो हमें जो ठीक करना है हम उस पर काम करेंगे तो वो चीज ठीक हो जाएगी। तो जो स्क्रीन का यूज है उसका भी इफेक्ट होगा इसके ऊपर, जैसे मैंने कहा मेरा थोड़ा ज्यादा बिल्कुल ही, होगा, बिल्कुल, यस, 200%, आई यस। यूज द
I mean, if it's possible, I will. Okay. Thank you, doctor. जी धन्यवाद सर। स्क्रीन का जो यूजेज है उसका बिल्कुल इफेक्ट पड़ता है। आजकल ब्लू कट ग्लासेस आए हैं जिससे जो ब्लू रेज आ रही हैं, जो ब्लू फिल्टर की रेज आ रही हैं, उसको फिल्टर कर देता है वो। तो यस, ब्लू कट ग्लासेस यूज करने चाहिए सीन अगर बहुत ज्यादा स्क्रीन यूजेज है। कई लोग हैं जो आईटी प्रोफेशनल्स हैं, उनका अराउंड 16-18 आवर्स लैपटॉप वर्क है, डेफिनेटली उनको यूज करना चाहिए। एंड प्लस जब हम कंटिन्यूअसली एक स्क्रीन की तरफ देखते हैं, जैसे फोन बच्चे देख रहे हैं या लैपटॉप देख रहे हैं हम बड़े लोग, तो हमारा ब्लिंक रेट कम हो जाता है। 1 मिनट में नॉर्मली 16 to 18 टाइम्स हमारी आईज नॉर्मली ब्लिंक करती हैं। बट अगर हम किसी की चीज की तरफ देख रहे हैं ध्यान से, जैसे अगर मैं आज कोई प्रेजेंटेशन रन कर रही होती तो शायद हमारा सबका ध्यान उस पे होता लैपटॉप पे और हम उसी को देख रहे होते, तो हमारा ब्लिंक रेट रिड्यूस होके 8 to 9 टाइम्स पर मिनट हो जाता है। वो ब्लिंक रेट कम होने की वजह से टीयर फिल्म आंख के ऊपर फैलती नहीं है और ड्राइनेस सेट इन हो जाती है। और ये ओवर मंथ्स ओवर ईयर्स होते होते ड्राइनेस फिक्स ही हो जाती है हमारी आईज में, क्योंकि इवेपोरेशन ज्यादा होती है और टीयर फिल्म मिलती नहीं है कॉर्निया को, और कॉर्निया को न्यूट्रिशन ही नहीं मिलता जो उसको हेल्दी रखने के लिए। तो उसके लिए हमें ये लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप्स का हेल्प लेनी पड़ती है। ओके जी विद्यार्थी जी आप पूछ लें। हाँ जी, विद्यार्थी जी नमस्कार मैडम जी। नमस्कार जय श्री मैडम जी। राम। भाटिया जी कुछ कह रहे हैं, भाटिया जी कहिए। हाँ जी, ये मैडम जी, मेरी मैडम को ये प्रॉब्लम है, फ्लूइड बनता है पीछे, तो उसको 3 टीके लग चुके हैं रेजुमैब के। तो क्या और टीका लगवाना चाहिए या नहीं? उनको फर्क तो पड़ा है, 10-15% का फर्क पड़ा है। तो ये जो सर बात कर रहे हैं वो वही विषय है जिसके विषय में सबसे पहले मैंने बात की थी, बीपी और शुगर की वजह से पर्दे पे असर। बीपी और हाँ जी, शुगर बीपी है उनके। हाँ जी, तो हाँ बीपी की जी वजह जी। से या शुगर की वजह से अगर पर्दे में सूजन आ जाए, जो कि यूजुअली ओल्ड एज में ही होता है, क्योंकि बीपी और शुगर करके से कि आवाज एवास्टिन राजिमेब जो इंजेक्शन लग रहे हैं मैम को, वो इंजेक्शंस आए हैं जो बहुत इफेक्टिव हैं वो सूजन कम करने में। जब हमारी सूजन बढ़ जाती है पर्दे में, जैसे हमारा पर्दा इतना थिन है वैसे, और लाइट अगर पड़ी तो हमारे ब्रेन को सिग्नल जाता है और हम ठीक देखते हैं। बट जब ये सूजन हो जाती है पर्दे में और पर्दा इतना मोटा हो जाता है, तो लाइट की रे यहाँ पड़ती है पर ये कहीं प्रोसेस नहीं होती उस सूजन में और खो जाती है, इसीलिए हमें ब्लर दिखता है या दिखता नहीं है। इस सूजन को हाँ जी, कम ब्लड, हाँ जी। हाँ जी, इस सूजन को कम करने के लिए हमने इंजेक्शन लगाया और ये सूजन वापस कम हो गई। पर अगेन इन इंजेक्शंस का किस पे कितना असर पड़ेगा ये हर पेशेंट टू पेशेंट डिपेंड करता है। यूजुअली सर अगर थिकनेस अराउंड 400-500 ज्यादा हो चुकी है, 600 भी हो जाती है कईयों को, तो 6 से 8 इंजेक्शन भी लगते हैं जब तक वो पूरा वापस ठीक ना हो जाए पर्दा। और उसके लिए इंजेक्शन लग के फिर 2 हफ्ते पे ओसीटी रिपीट होना, ये देखने के लिए कि सूजन कितनी है, और फिर रिपीट इंजेक्शन उसके 2 हफ्ते बाद। ये प्रोसेस चलता है अंटिल रेटिना की थिकनेस नॉर्मल ना हो जाए। और ये जरूरी है क्योंकि एक बार जब बीमारी डायग्नोज हो गई, हमने उसी समय ट्रीट कर दिया, तो सबसे बेस्ट चांस है उसको ठीक करने का। बाद में फिर वो जब एडहेजन्स या फाइब्रोसिस उसके परमानेंट हो जाते हैं तो कई बार सूजन कम नहीं हो पाती है इंजेक्शंस के थ्रू भी, और फिर कम दिखता है ओवरऑल। कई लोगों को तो बहुत ही मतलब एक इतनी सूजन हो जाती है कि एक आंख से कुछ दिख रहा है या एक आंख से कुछ भी नहीं दिख रहा, मतलब बस मैं सामने बैठी हूँ एज डॉक्टर, मैं भी नहीं दिख रही, या दोनों आंख हाँ से जी मैं। बिल्कुल। हाँ जी, ऐसा ही है, बिल्कुल आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। उनको एक से दिखता है, एक से बहुत ही ज्यादा कम दिखता है। हाँ जी क्या क्या ज्यादा इंजेक्शन लगाने चाहिए सर? 3 तो लग चुके हैं मैडम जी। सर, अगर नेक्स्ट ओसीटी में आ रही है स्वेलिंग तो हाँ लगाने चाहिए, यस। ठीक है, विद्यार्थी शुक्रिया जी मैडम, आप शुक्रिया। विद्यार्थी जी। जय श्री राम, जय श्री राम। मुझे पूछना कुछ नहीं है, मुझे तो बिटिया का धन्यवाद करना है। जितना ज्ञान इन्होंने दिया है बहुत अद्भुत है। 2-3 बिंदु मैं दे दूंगा। एक तो नींबू जो है वो पीने की चीज है, खाने की चीज नहीं है। कभी भी नींबू को साग में या दाल में ना डालें, हमेशा उसको पानी के साथ ही पिए। दूसरा, हरी घास पर जो ओस होती है उस पर नंगे पैर चलें तो आपकी आंखें ठीक रहेंगी। मेरी उम्र 77 वर्ष है, मैं कोई चश्मा नहीं लगाता और मैंने हजारों लोगों के चश्मे उतरवाए हैं।
मेरे पास 21 सूत्र है, मैं लिखकर भेज दूंगा और आपकी आंखें ठीक हो जाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल धन्यवाद सर। इन्हीं के साथ एक क्वेश्चन थोड़ा सा मेरा था कि जैसे आपने बच्चों के बारे में तो बताया कि बच्चे मोबाइल लेकर के ऐसे भाग जाते हैं और दिन भर मोबाइल में रील देखते रहते हैं। एज ए वरिष्ठ नागरिक, अब चूंकि मोबाइल सभी के हाथ में है तो वो भी बहुत देर तक पकड़े रहते हैं। क्या मोबाइल को भी थोड़ा सा समय के हिसाब से मतलब यूज करना चाहिए? तो आप क्या सजेशन देंगे हमारे वरिष्ठ नागरिकों को कि मोबाइल वो कितनी देर तक देखें, कितना जरूरी है, कितना जरूरी नहीं है? बिल्कुल सर, असल में हम एज ह्यूमन बीइंग्स, हम सबको रिलैक्स्ड और एंटरटेनिंग चीजें बहुत अच्छी लगती हैं, ये हमारा नेचर है। किसी भी चीज में, जैसे पुराने जमाने में फोन नहीं था तो लोग धूप में लेट जाते थे क्योंकि वो रिलैक्सेशन दे रहा है, या कोई घर में लोग लूडो खेलते थे क्योंकि दिमाग नहीं लगाना और एक गेम चल रही है। तो ये आजकल फोन जो है वो एक ऐसी चीज बन गई है जिससे इजी एंटरटेनमेंट मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं सारे लोग उसमें कहीं फंस गए हैं। अगर हम खाली हैं तो हम फोन देखने बैठ जाते हैं, बट दिस इज नॉट राइट। फोन फोन इज नॉट आवर लाइफ। फोन को हमने अपनी लाइफ बस बना लिया है। अगर किसी दिन आप ऐसा सोचें, अपना रूटीन देख लें और सोचें कि शायद 11 बजे से लेके 2 बजे तक मुझे फोन की आवश्यकता नहीं रहती, मुझे किसी को कुछ नहीं कहना, कोई बात नहीं करनी। और मैं हमेशा सबसे कहती हूँ कि व्हाट्सएप पे क्या चेक कर रहे हो भाई? जिसको जरूरी होगा वो कॉल कर लेगा, आपको व्हाट्सएप पे मैसेज थोड़ी करता रहेगा इट इज अर्जेंट प्लीज कॉल। तो डोंट कीप लुकिंग एट योर व्हाट्सएप। आपने सुबह 10 बजे देख लिया, आप शाम को 10 बजे भी देख के सारे मैसेजेस रिप्लाई कर सकते हो, क्योंकि जिसको कुछ इंपॉर्टेंट कहना है वो तो आपको फोन कर लेगा। फोन करके, फोन उठा के बात करके रख देना एक बहुत ईजी चीज है। तो आई थिंक हम सबको ये प्रैक्टिस में लाना चाहिए कि हम फोन को अब से अपने से दूर रखें और उतना ही यूज करें जितना जरूरी है। जैसे मैं डॉक्टर हूँ, मुझे बहुत सारे क्वेरीज आते हैं, मैसेजेस आते रहते हैं, क्वेश्चंस आते रहते हैं, एंड मेरे को कोई ना कोई अगले दिन बोलता है कि अरे हमने आपको मैसेज भी किया था, आपने रिप्लाई नहीं किया। तो आई ऑलवेज टेल देम कि मेरा दिस इज नॉट माई ड्यूटी टू चेक माई फोन एवरी 1 hour. इफ यू हैव समथिंग इंपॉर्टेंट यू कॉल मी, बिकॉज रीडिंग मैसेजेस इज नॉट माई जॉब, इट इज अ अननेसेसरी थिंग। उसके बीच में और चीजें एक से एक दूसरी चीज शुरू हो जाती है। मेरा फोन, आई थिंक मेरे आसपास वालों को सबको पता है कि वो बहुत ही कम रिप्लाई मोड में आता है वो मैं देखती नहीं हूँ, द मैसेजेस गो अनरेड हाँ, होल मैंने भी 2-3 days। 2-3 दिन पहले लिंक भेजा था तो मुझे आज सुबह रिमाइंड कराना पड़ा। बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और समय काफी तेजी से भाग रहा है और टाइम भी 8:10 हो चुका है। यदि एक किसी का कोई बार क्वेश्चन। दीप जी, आदरणीय शांता जी भी हैं, जी हम उनसे निवेदन करें। उससे पहले मलिक साहब शायद कुछ और कहना चाह रहे थे। मलिक साहब अगर है तो। हाँ सर, जी, कुछ सबसे और पहले कहना मैं है? इस बात का सबसे पहले मैं जो मेरा सवाल था, मैं पहले तो इसी बात का जवाब देता हूँ कि बूढ़े लोग भी मोबाइल देखते रहते हैं। देखो भाई, इसके दो ही रास्ते हैं। एक तो अपने आप को उपयोगी कामों में व्यस्त रखना, अगर वो नहीं कर सकते, दूसरा इलाज केवल 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 है भगवान की भक्ति। जो भगवान की भक्ति मैं बता दूंगा किसे कहते हैं। वो जब उसके समझ में आ जाएगा और उसका मन सख्त हो जाएगा, खाम खा टेलीविजन में इधर उधर की चीजें ना देखना। जब तक मन नहीं कहता है, जब तक आप कंट्रोल नहीं कर सकते इन चीजों को। मेरा सवाल ये है डॉक्टर मैडम से कि मेरा 2015 में ऑपरेशन हुआ था। ऑपरेशन के कुछ दिन के बाद शायद मैं प्राणायाम से आसन, मैं ऐसा सोचता था, मैं ये शीर्षासन में कौन सा दूसरा आसन, सर्वांगासन करता था, तो शायद उससे होगा। तो डॉक्टर ने उस टाइम ये बताया था कि एक झिल्ली है जो कभी आंख के पर्दे सामने आ जाती है और वो अपने आप हट जाती है। तो आती है तो कम दिखाई देता है और नहीं तो फिर साफ दिखाई देता है, 6x6 टाइप दिखाई देता है। तो क्या है ये झिल्ली? उसके बाद दूसरे डॉक्टर मुझे बता ही नहीं पाए। मैं कई डॉक्टर के पास गया, वो समझ ही नहीं पाए मैं कह रहा हूँ। तो क्या आप समझे ये झिल्ली सी क्या होती है? उसने डॉक्टर ने कहा था ये हमारे बस की नहीं है, ये अपने आप जाएगी तो जाएगी, नहीं तो सारी उम्र रहेगी। पानी की हाँ जी, हाँ टाइप जी की सर। झिल्ली। हाँ जी सर, इसको जैसे मैंने अभी बताया बीच में कक्षा के, कि हमारी आंख के पीछे एक जेल होता है जो पानी में कन्वर्ट हो जाता है। तो
कई बार उस जेल के हिस्से पानी में पूरा 99% फॉर एग्जाम्पल कन्वर्ट हो गया, बट 1% उस जेल के टुकड़े या हिस्से आंख में रह गए। उसको हम पीवीडी कहते हैं या विट्रियस फ्लोटर कहते हैं। जो विट्रियस जो जेल है आंख के अंदर, उसके टुकड़े आंख में घूम रहे हैं, फ्लोटर की तरह फ्लोट कर रहे हैं। दे आर अ फ्लोटर इन, वो पानी में फ्लोट कर रहे हैं, जैसे नदी में या तालाब में कोई चीज फ्लोट कर रही है। तो वो क्योंकि लूज टुकड़ा है, वो इधर उधर जाता है और कहीं कहीं दिखता है, और वो अपने आप एब्जॉर्ब होगा, उसका हम कुछ कर नहीं सकते। अगर कुछ कर सकते हैं तो वो एक सर्जरी है जिससे हम पूरा पानी और वो सब हटाएं, बट वो सब रिस्क बेनिफिट रेशियो इतना हाई है, उसमें रिस्क इतनी ज्यादा है, उस सर्जरी को करने की कोई नीड नहीं है सिर्फ उस फ्लोटर को हटाने के लिए। इसलिए कुछ जी नहीं किया जाता है सर उसके लिए। जी, बहुत शुक्रिया। थैंक यू मैं आदरणीय शांता जी से अनुरोध करूंगा, कृपया वो अपनी टिप्पणी दें। उनके सौजन्य से ही आज हमने पीछे उनको 1-2 हफ्ते पहले अनुरोध किया था, तो आज शिल्पा जी हमारे बीच में हैं और इतना अच्छा उन्होंने मार्गदर्शन किया। शांता जी, आप प्लीज कुछ कहें। मेरी आवाज आ रही है? ओम, जी जी, बस आ रही मुझे है। कहना, इन्होंने बहुत अच्छे से समझाया, एक जनरल प्रॉब्लम्स भी ली, सफेद मोतिया, काला मोतिया, ये सब के बारे में हमें प्रिकॉशन ही कर सकते हैं अपनी लाइफ को ठीक से चलाने के लिए, एक्सरसाइज वगैरह जो आप कक्षा में करते हो आंखों से रिलेटेड। और हाँ, जब प्रॉब्लम हो तो डॉक्टर को जरूर दिखाना चाहिए, प्रॉब्लम बढ़ ना जाए, बस यही सजेशन है मेरा भी। जैसे डॉक्टर साहब ने बोला कि कोई अगर प्रॉब्लम आपको सीवियर दिखती है, कम दिखाई देता है, उसको इग्नोर नहीं करें, वो डॉक्टर साहब को जरूर दिखाएं, और दिखाने से ही ठीक रहेगा। इनका बहुत बहुत धन्यवाद। जब भी हमें कभी जरूरत पड़ती है, अब जब भी बुलाते हैं तो आती हैं, तो ऐसे ही समाज की सेवा करती रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अनिल जी को, सरोज आपके जी को, टीम को नमस्ते। आपके संस्कार भी बहुत अच्छे हैं। इनकी भाषा भी देखिए, नेत्र शब्द का इस्तेमाल इन्होंने इतनी बार किया, तो इनकी तो हिंदी बहुत अच्छी है। हाँ, इतना अच्छा सुप्रभात। योग के संस्कार भी हैं, तो बहुत शुक्रिया इनका। और एक बार हम अनम्यूट करके तालियां बजाकर, या इसमें जो तकनीक के जरिए से जो है वो इनको हम बिल्कुल धन्यवाद देना चाहेंगे। तो एक बार अनम्यूट करके एक बार हम ताली बजा सकते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद आप जी सभी का। जी मैंने जी जैसे पहले भी कहा था कि इस कक्षा के माध्यम से मैं बहुत मान्य गणों से मिलती हूँ। मलिक सर, दीपन सर, कुछ नाम है जो सरोज मैम, जिनको मैं हर बार कक्षा में देखती हूँ। और हिंदी की जहां तक बात है, वो डेफिनेटली जब तक मैं छोटी थी या घर में थी, मम्मा पापा के साथ थी, वो बहुत बहुत बेटर थी। मुझे कभी हिंदी में स्ट्रगल नहीं करना पड़ा। बट अब इंग्लिश हो गई है मेजरली, बिकॉज बहुत सारी डिजीजेस इंग्लिश में जी ही जी पता है और वैसे ही नहीं, समझानी लेकिन बहुत पड़ती है। अच्छी आपकी भाषा अभी भी बहुत अच्छी है, और योग के भी संस्कार हैं। तो दीप जी, एक बार औपचारिक रूप से धन्यवाद दे दें। दीपन जी। जी, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। सभी लोग अपने माइक अपने आप ही बंद कर लें, क्योंकि बीच में माइक खुल जाते हैं, दिक्कत आती है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर शिल्पा तनेजा जी, और आपने इतनी सुंदर जानकारी दी, और सारे हमारे जो आइज से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम थी सबको आपने रिजॉल्व किया, और सभी की जो क्वेरीज थी उसको आपने दूर किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। और कभी फिर हम बीच में कोई ऐसा मौका मिला तो फिर हम आपको अवश्य क्लास में बुलाने की कोशिश करेंगे। और इसी के साथ हम शांति पाठ करते हैं। शांति पाठ के लिए सभी लोग कमर और गर्दन को सीधा करें, एक दीर्घ ओम का उच्चारण करेंगे। ओम का उच्चारण इस तरह से करें कि आप सीधे सांसों के साथ ओ और मौ, 2 और 1 के अनुपात में, उसके बाद शांति पाठ भरें। गहरा लंबा सांस। ओ ओम देव शांति अंतरिक्ष गुम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव
शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। कुछ क्षण इस शांति को महसूस करते हुए दोनों हाथों को आपस में जोड़ें, धन्यवाद करें परम पिता परमात्मा का। धन्यवाद सभी आत्माओं का जो इस पृष्ठ पटल पर जुड़े हुए हैं। और घर्षण करें, उसको अपने चेहरे पर लगाएं और धीरे धीरे अंगुलियों से अपनी आंखों को सहलाएं। आप सभी का दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ फिर हम कल सुबह फिर मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। सुबह से आप लोग क्लास में जुड़े हुए हैं, इतने अच्छे से आपने योगासन किए और चर्चा सुनी। जिन किसी को भी ये जो देर में जुड़े हुए हों, मैं थोड़ी देर के बाद ये वीडियो आप लोगों को भेज दूंगा। आप लोगों से अनुरोध है कि आप इसको सब्सक्राइब भी कर लें। वीडियो हमारे देखना चाहते हैं तो आप हर संडे हमारे वीडियो उसमें पड़े हैं, तो आप देख भी सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत 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 धन्यवाद डॉक्टर शिल्पा। बहुत ही अच्छा सेशन रहा। आपको डॉक्टर साहब को बहुत पता ही नहीं चला 1.25 घंटा कहाँ चला गया। इतने अच्छे आंसर्स मिलते रहे सभी को और सब सेटिस्फाई है। सबसे अच्छी बात है, बहुत अच्छे सब बहुत आसान भाषा में समझाया आपने, तो बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत सारे क्वेश्चंस लोगों के सॉल्व हो गए हैं इसमें। बहुत सारे क्वेश्चन मेरे मन में भी थे, लेकिन आपने इतने अच्छे से बताया कि पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ी। जी बहुत बहुत दोबारा जरूर सुनना है इस वीडियो को। सुनना ही पड़ेगा, इतने सारे क्वेश्चंस के आंसर मिले अनगिनत। हाँ। और इतना था कि अभी अगर आप बंद नहीं कराते और 1 घंटे तक पूछते जाते और आप बताते रहते, तो ये अच्छा है कि समय पे बहुत थिंकिंग में भी बहुत क्लैरिटी है, तो उसकी वजह से भी बहुत ही अच्छा। डॉक्टर साहब को भी शुक्रिया कहिएगा, डॉक्टर साहब का भी सेशन बहुत अच्छा रहा जी। धन्यवाद शांता जी, आपका भी धन्यवाद बहुत बहुत। दीदी चली गई हैं। हाँ ठीक, सभी का धन्यवाद, विशेष धन्यवाद डॉक्टर साहब का। ओम सभी को कल सुबह 5:30 बजे फिर मिलेंगे। वर्मा जी अगले संडे के लिए आप वर्मा जी चले गए। वर्मा जी भी नहीं है। दीदी आप कुछ मैसेज किया था, वो अगले संडे के लिए कह रहे हो या उसके बाद के संडे के लिए? नहीं, इन्होंने कुछ मुझे मैसेज किया था, उनसे बात करनी पड़ेगी वो मैसेज क्या है। जैसा मैसेज आया था वैसे ही मैंने फॉरवर्ड कर दिया था। और वो भगत चंद्रा हॉस्पिटल में है महिला, वो डॉक्टर। सब्जेक्ट बहुत अच्छा है, वो भी सब्जेक्ट बहुत अच्छा है उनका दीदी। हाँ, एक बार शायद हमारी क्लास में आई भी है वो। अच्छा, तो आप उनसे बात करते हैं जी। ठीक, बहुत अच्छा, सब लोगों का धन्यवाद। बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा, बहुत शुक्रिया।